हेलो कॉमर्स बड़ी। यस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3। यस, आपने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा। आज हम फाइनल अकाउंट में कुछ आगे बढ़ेंगे और मेरे ख्याल से कल का एक लेक्चर होगा और परसों एक, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए होगा, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस की जो कंसेप्ट थी, उसमें जितने भी पोर्शन आते थे उनका क्या क्या करना चाहिए हमने देखा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या होता है, डायरेक्ट इनकम का क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम का क्या होता है, एसेट्स का क्या होगा, लायबिलिटी का क्या होगा, इनकम का क्या होगा। ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में की है। सर आपने कहा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग को डेबिट होगा, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग को क्रेडिट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस को डेबिट होगा, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट होगा। ये आपने बताया था सर। एसेट्स के बारे में ही बताया आपने कि एसेट जो है ट्रायल बैलेंस से ट्रांसफर होकर बैलेंस शीट में चले जाएंगे एसेट को, लायबिलिटी और कैपिटल लायबिलिटी को चला जाएगा। लेकिन सर आज थोड़ा डिटेल में बताओ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, किस टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं, ताकि हमें अच्छे से पढ़ाई हो सके और आप अच्छे से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने को हमें आसानी हो। तो आज का जो लेक्चर है हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और कल का जो हमारा लेक्चर होगा, आप मत भूलिएगा, कल का जो हमारा लेक्चर होगा 40 मिनट्स का होगा, जिसमें हम एडजस्टमेंट के बारे में वहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। यस, तो आज का जो हमारा हेडिंग है उसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने पढ़ाया है आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग को डेबिट होते हैं। ठीक है बच्चों, होते क्या है? तो देखो, जनरली मैं आपको स्क्रॉलिंग करके बताता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है। तो देखो बच्चों, जो एक्सपेंसेस है, पहली बात तो ये क्या है, एक्सपेंसेस है जो कि रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है सर? फर्स्ट थिंग ये है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। मैंने क्या बोला? जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। यस सर, तो आपने कहा जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और जो एक्सपेंसेस गुड्स के परचेस से रिलेटेड है। जब आप गुड्स का परचेसिंग करोगे तभी जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। मतलब सिंपल ही मतलब मैंने क्या निकाला, जो एक्सपेंसेस है जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। यस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स और मैंने क्या कहा, और परचेस ऑफ द गुड्स है। मतलब सिंपली मतलब क्या होता है, जब भी आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करते समय जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे, या जब आप गुड्स परचेस करोगे, यस, तब भी जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे उसे ही हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे, जो कि हम प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करेंगे। यस पेपर, तो देखेंगे हम थोड़ा सा इसके बारे में, कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक को हम बाद में देखेंगे। मैंने कहा परचेस, आपको मालूम है, हम 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं, परचेस जो होता है वो इंडिकेट करता है। परचेस एक नॉमिनल अकाउंट है। जब आप गुड्स परचेस करोगे तब आपका एक्सपेंसेस बुक होगा, उसका नाम होगा परचेस। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कैरेज। सर कैरेज क्या होता है? जनरली बात किया जाए बच्चों, तो कैरेज होता है ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस। जब आप रॉ मटेरियल होगा या फिनिश्ड गुड्स होगा, जो ट्रेडर्स है वो फिनिश्ड गुड्स परचेस करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। तो रॉ मटेरियल वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाने के लिए, मतलब जहां से आपने परचेस किया है वहां से आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचाने के लिए, या जहां आपके शॉप तक पहुंचाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा उसे हम यहाँ पे कैरेज करेंगे। यस, रोड ट्रांसपोर्ट जो होगा उससे हम कैरेज करेंगे। सो फ्राइट क्या होता है? फ्राइट इज अनदर थिंग व्हिच आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। यस बच्चों,
थोड़ा डिफरेंस क्या है कि अगर रोड ट्रांसपोर्ट से अगर कोई गुड्स आता होगा तो हम कैरेज कंसिडर करेंगे। अगर एयर ट्रांसपोर्ट से या रेलवे ट्रांसपोर्ट से या वाटर ट्रांसपोर्ट से जो भी हमारा गुड्स आएगा, जब हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का वहां पे एक्सपेंसेस होगा उसे आप साइड वहां पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, डॉक चार्जेस है, कस्टम ड्यूटी है। यस बच्चों, अभी इसके बारे में मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, इसका अलग सा वीडियो है जो 11वीं बच्चों 11वीं के बुक से लिया गया है, तो आप 11वीं का लेक्चर देखेंगे तो ज्यादा डिटेल में आपको वहां से समझ में आएगा। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी क्या होती है आपने 11वीं में पढ़ा होगा। वेजेस जो है मैनी प्रोडक्टिव वेजेस जो है, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब जो वर्कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको जो वेजेस दिया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव वेजेस कहा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर नाम है, वेजेस और सैलरी, इसका डिटेल सब वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए है। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। इम्पोर्ट ड्यूटीज है, जब भी आप बाहर के कंट्री से जब भी आप गुड्स परचेस करोगे तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी, वो है। कोल है, केक है, ठीक है, उसके बाद में गैस है, मोटिव पावर है, एटसेट्रा। उसके बाद में वाटर है, ग्रीस है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है बच्चों, परचेसिंग से रिलेटेड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे होता है ना वहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा किया जाता है, जैसे कि रॉयल्टी है, यस, परचेस और प्रोडक्शन। उसके बाद में प्राइमरी पैकिंग है, जनरली मैं इसका उदाहरण देता हूँ बच्चों को, ऑयल इंडस्ट्रीज वन थिंग। वन सेकंड बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ चलो कंटिन्यू करेंगे। यस, मैं जब भी प्राइमरी पैकिंग चार्जेस के जब भी एग्जांपल देता हूं तो मैं बच्चों को बोलता हूं ऑयल इंडस्ट्रीज। देखो बच्चों, ऑयल इंडस्ट्रीज में प्राइमरी पैकेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सेकेंडरी पैकिंग होती है, जो अपने अपन जो परचेस करते हो सेकेंडरी पैकिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी पैकिंग बहुत सारे ऐसे वेरियस इंडस्ट्रीज है जहाँ पे प्राइमरी पैकिंग करना बहुत जरूरी है। तो जो भी प्राइमरी पैकिंग का जो खर्चा होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। बाद में जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, यस, जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिनिश रॉ मटेरियल को मशीन में डालने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा है, वो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी खर्चे है उसे हम लाइटिंग और हीटिंग कहेंगे। वही फैक्ट्री का जो रेंट है, रेट्स है, उसे हम भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। वही फैक्ट्री का इंश्योरेंस, वर्क्स मैनेजर सैलरी, जो मैनेजर वर्कर्स है उनको सुपरवाइज करता है, उस मैनेजर की सैलरी को भी हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे। तो बच्चों एक थोड़ा सा मतलब इन शॉर्ट में मैं जो भी अज्यूम करता हूँ कि आप रट्टा नहीं मार सकते कि भाई इतने ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने क्या कहा कि जो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख के दिया है वो क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस बेटा जो कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए या परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड होगा, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि अपनी बुक में भी नहीं है, जो एक्चुअल लाइफ में अलग से हो सकते हैं। जैसे मैं जो प्रैक्टिकल में ऑडिट करता हूँ, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जब हम ऑडिट करेंगे, जैसे कि फुटाना मिल, दाल मिल का, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग एक्सपेंस, जैसे कि वुड एक्सपेंसेस होता है। ठीक है बच्चों, वुड एक्सपेंसेस होता है। जैसे मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया कि वुड एक्सपेंसेस होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते समय वुड लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस जो आपकी किताब में नहीं है लेकिन रियल लाइफ में होते हैं, तो आप उसको रट्टा नहीं मान सकते कि भाई मेरे किताब में जितने एक्सपेंसेस है, मेरे किताब में जितने एसेट्स है उतने ही प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे, नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको वहां पे ज्यादा नॉलेज आता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो आपकी किताब में से उठाए तो फिलहाल इतने ही आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद रखना है और समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, ये हो गया सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दूसरी बात जो है, ये तो हमने कहा दिया कि चलो ठीक है भाई तुम जाओगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सर आपने और एक बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जो आते हैं उसे कहा जाता है डायरेक्ट इनकम। ओके, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डायरेक्ट इनकम क्या होता है। तो बच्चों डायरेक्ट इनकम जो होता है ना, जो आपकी कोर एक्टिविटी है, आपकी बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी है,
यस, कोर एक्टिविटी। सर कोर एक्टिविटी का मतलब क्या है? बेटा कोर एक्टिविटी का मतलब है जिस जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, जिसे आप बेच के कमाते हो। जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल फार्मासिटी, मेडिसिन बेच के वो इनकम कमाते हैं, ठीक है। क्लॉथ इंडस्ट्रीज में जाओगे तो क्लॉथ बेचते हैं। तो जो आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी है वो बेच के जो आप यहाँ पे इनकम कमाओ, जो वो बेच के जो आप इनकम कमाओगे उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहें। मतलब सर, मतलब हमें तो इजी मालूम है सर, गुड्स। यस बेटा, आप अगर ट्रेडर हो तो आप गुड्स बेचोगे। इन शॉर्ट हम कह देंगे सेल्स। सेल्स हमारा क्या है? डायरेक्ट इनकम। यस, गुड्स का ही सेल होता है ना बच्चों, एसेट का तो सेल नहीं होता है। एसेट हम यूज करने के लिए लाते हैं। यस, इतनी बात तो आपको आपके टीचर ने पढ़ाई होगी, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। ओके, ठीक है बच्चों। तो गुड्स का सेल होने दो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो मैंने फिनिश्ड प्रोडक्ट का फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उनका सेल होता है। तो इन शॉर्ट में जो सेल है वही हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? डायरेक्ट इनकम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेल जो है वो हमारा बन जाएगा डायरेक्ट इनकम। अब जो बाकी के जो यहाँ पे लिखे सो जो अदर पॉइंट्स है इसे हम बाद में कवर करेंगे। तो आपको याद क्या रखने का है? ये हो गया आपका डेबिट पूरा जो है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट हो गया डायरेक्ट इनकम का पार्ट। दोनों में भी जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम इधर ग्रॉस प्रॉफिट और नॉर ग्रॉस लॉस यहाँ पे कह देंगे। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था। सर ये जो लिस्ट है ये हमें कहाँ मिलेगी? मैंने जो गूगल ड्राइव की लिंक दी है उसमें ही आपको एक ये लिस्ट मिल जाएगी। हाँ, वहां से आप पढ़ लेना। रह गई बात क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और इनकी, तो हम इसे थोड़ा सा लेटर ऑन रख देंगे, बाद में मैं इसको पढ़ा दूंगा। आई होप आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम समझे होंगे। अगर एग्जाम में वन सेंटेंस क्वेश्चन आता है कि बताओ कि डायरेक्ट इनकम क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो आप बता देना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर परचेसिंग ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, ऐसा लिख देने का। ठीक है, अब आप ट्रेडिंग अकाउंट के अगर आप डेफिनेशन आज बना जाएंगे तो आपको इजी आ जाएगा। क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट? फर्स्टली आप लिख देने का, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट थिंग यही है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है विच इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज डायरेक्ट इनकम फॉर फाइंडिंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इतना ही लिखने का, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं लिखने का। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो हमने बात की डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम की। अब हमें आगे जाके बात करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। यस बच्चों, तो मैं जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं फेस टू फेस बैच में जब भी पढ़ाता हूँ मैं वो डिटेल में लेके जाता हूँ बच्चों को, ताकि उन्हें आगे चल के फाउंडेशन हो या सीएस हो या सीए में हो या कुछ भी हो, उनको प्रॉब्लम नहीं आना। तो मैं ज्यादा डिटेल में चला जाता हूँ। ठीक है, अभी तो अपना रैपिड रिवीजन है तो मैं थोड़ा सा उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपने फेस टू फेस जहां से भी आपने परचेस किया होगा कोर्स, वहां से आपने पढ़ा होगा। तो मैं ज्यादा एक एक्सपेंसेस के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो मैं उसके अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बोल देना, मैं उसके लिए डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। मतलब जैसे कि कैरेज क्या होता है, फ्राइट क्या होती है, वर्क्स मैनेजर सैलरी क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, ड्यूटीज में बहुत सारे ड्यूटीज आते हैं, कस्टम ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, आउटराइट ड्यूटी होती है। ये डिटेल में अगर जानना है तो आप मुझे वहां पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको उसके लिए अलग सा वीडियो बना के दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आप भी आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या, तो थोड़ा इमेजिनेशन कीजिएगा आप। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिनेशन कीजिए। हमने कहा कि जब आप गुड्स बनाओगे, यस, तब आप जो भी एक्सपेंसेस इनकर करोगे उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। ओके सर, लेकिन बच्चों मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर का ये तो एम नहीं होता है ना कि गुड्स को बना दिया, गुड्स को बेचना भी पड़ेगा।
गुड्स को बेचना भी पड़ेगा, तो मार्केटिंग के खर्चे आ गए। गुड्स जो आप बना रहे हो, जो रॉ मटेरियल आप परचेस कर रहे हो सकता है कि उस रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आपने कोई बोरोइंग ली होंगी, तो उसका इंटरेस्ट आप पे करे होंगे, मतलब फाइनेंस एक्सपेंसेस आ गए। कि जहां से गुड्स बेच रहे हो, लेकिन गुड्स की बेचने की, गुड्स परचेस करने की, क्रेडिटर को पेमेंट करने की, डेटर से पेमेंट आने के लिए आपने एक ऑफिस स्टाफ रखा होगा। एडवर्टाइजिंग के लिए आपने एक ऑफिस स्टाफ बिठा दिया होगा। मार्केटिंग के लिए एक अपने ऑफिस बनाया होगा। मतलब गुड्स को बनाना या मैन्युफैक्चरिंग को बनाना, यही हमारा पर्पस है। हमें गुड्स को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है और उसको बेचना है। मतलब गुड्स से गुड्स बना के कुछ नहीं कर सकते। तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस करना पड़ता है। जैसे कि ऑफिस हो गया, ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। उसके बाद में हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इस बच्चों मैं उसको पार्टीशन में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ाता कि मैं ऐसे नहीं लिख के दिया कि चलो ऑफिस रेंट आ गया, बैड डेब्स आ गए, डिस्काउंट आ गया, कमीशन, ऐसा नहीं रटने का। ऐसा अगर रटने का है तो बुक दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो किस कैटेगरी में डिवाइड की गई। जैसे कि ऑफिस के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद में फाइनेंस चार्जेस जो है ना बेटा, उसमें डिवाइड किया गया। मैं जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ऑफिस है तो ऑफिस में क्या आएगा, सैलरी, ऑफिस का रेंट, कमीशन, जनरली कमीशन तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो मैं एग्जांपल में बता दिया कि सैलरी जो है, जो रेंट है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस का पार्ट है बेटा। यस। उसके बाद में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देखिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है, आप पढ़े हुए कि पापा एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, बैड डेट्स हो सकते हैं। जैसे बच्चा आप जब माल बेचोगे तभी तो बैड डेट्स इनकर्ड होंगे, आरटीडी हो सकती है, डिस्काउंट हो सकता है। ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। फाइनेंस से क्या हो सकता है सर, फाइनेंस चार्जेस का मतलब क्या होता है बेटा, फाइनेंस चार्ज का होता है बैंक इंटरेस्ट, कमीशन, बैंक का कमीशन, उसके बाद बैंक इंश्योरेंस, ठीक है बेटा, ऐसा एक्सेट्रा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, वो फंक्शन के बेस के ऊपर डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, और फाइनेंस चार्जेस हो गए। इसके बेस के ऊपर उन्हें डिवाइड किया गया है, ताकि आपको क्या हो सकता है एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, अच्छा ये सेलिंग और मार्केटिंग का एक्सपेंसेस, अच्छा ये इनडायरेक्ट होता है, अच्छा ये बैंक चार्जेस है, बैंक इंटरेस्ट है, बैंक कमीशन है, अच्छा ये फाइनेंस, मतलब फाइनेंस यानी इनडायरेक्ट। यस। मतलब इनका प्रोडक्शन से कोई, ये अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट नहीं है। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है बच्चों। तो इस कैटेगरी में आपको पढ़ना है कि एडमिन, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं, और फाइनेंस चार्जेस आते हैं, ठीक है। आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हो। चलो बेटा अब यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट देख लेंगे। क्या लिस्ट है बेटा, सैलरी। अगर सेल्समैन की सैलरी होगी, इनडायरेक्ट ही है, हमें इनडायरेक्ट पढ़ना है, लेकिन हमें क्लासिफाई भी करना आना चाहिए। अच्छा सेल्समैन इनडायरेक्ट में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, ओके। सैलरी और वेजेस रेट, ओके। इंश्योरेंस, सर ये इंश्योरेंस कौन सा होता है, ये इंश्योरेंस जनरली होता है गुड्स के ऊपर, गुड्स के ऊपर, एसेट्स के ऊपर। यस। उसका प्रीमियम जो आप मंथली क्वार्टरली हम पेड करेगा, वो यहाँ पे लिख देने का। इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर सेल्समैन। देखो बच्चों यहाँ पे आ गया ना, तो आपको ये भी नॉलेज है। अच्छा ये इनडायरेक्ट है, लेकिन सर ये है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस है, ओके। डिप्रिसिएशन हो गया एसेट्स का, लोडिंग चार्जेस हो गए। यस बच्चों, लोडिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस आप देख सकते हो। लोडिंग मतलब जब जो भी गुड्स है उसको गाड़ी में चढ़ा रहे हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको लोडिंग कहेंगे। जब गुड्स गाड़ी से उतार रहे हो
तो अनलोडिंग हो जाएगा। ऑडिट फीस जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट को वेरीफाई करेगा, ऑडिट करेगा और आपको टैक्स लेबिलिटी कितना भरना है गवर्नमेंट को वो कहेगा, तो वो भी चार्जेस लेगा, तो उसे हम क्या करेंगे ऑडिट फीस दे देंगे। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए, दुकान में जो भी शॉप्स में मैंने इंडस्ट्रीज में जो भी रिपेयर है, रिन्यूअल है, मेंटेनेंस वो आ गया। मैंने जो कहा देखो इंटरेस्ट ऑन लोन सर इनडायरेक्ट है लेकिन ये फाइनेंस चार्जेस है। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो? यस। सैलरी एक्सपेंसेस छोटे मोटे जो भी है सैलरी एक्सपेंसेस है, पूजा पाठ हो गया, टी हो गया, वाटर हो गया, इन सभी हेड को हम सैलरी में डाल देंगे। ठीक है, जो दुकान चलाते समय तो खर्चा होगा ना बेटा, कन्वेंस हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ हो गया, बहुत सारे बच्चों आप थक जाओगे इतने सारे। जनरल एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल और ट्रेड के बारे में मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लीगल चार्जेस हो गए, जैसे कि देखो कैसा होता है जब भी आप बिजनेस करोगे तो बैड डेट्स होने के बहुत चांसेस है, रिकवरी नहीं होती है, तो अपने एक एडवोकेट को हायर कर लिया, उनकी एडवाइस लेंगे, डेटर को नोटिस भिजा दी, तो फ्री में काम नहीं करेगा, तो हमने उसको लीगल चार्जेस पे कर दिए। ठीक है, प्रोफेशनल चार्जेस सीए सीएमए सीएस की एडवाइस ली आपने, उनको चार्जेस पे करें। बैंक चार्जेस, सोलिसिटर की फीस, ठीक है, सोलिसिटर भी एडवोकेट का ही पार्ट होता है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस बेटा, मैंने बोला प्राइमरी जो है इनिशियली स्टेज में जो पैकिंग करते हैं उन्हें प्राइमरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन सेकेंडरी जो है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। और जब भी आप एसेट बेचोगे, ठीक है, देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैं बताता हूँ एग्जांपल, आपके पास एक फर्नीचर था 10 रुपए का, ठीक है बच्चों, आपने उसे बेचा 8 रुपए में, जो 2 रुपए लॉस हो गया ना, वो लॉस भी हम प्रॉफिट लॉस को ही चार्ज करेंगे, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। और वाटर एक्सपेंसेस हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। सर आप जब इनडायरेक्ट इनकम की बात की थी तो उन्हें क्या कहता है, उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे सर? देखो बच्चों जब आप इनडायरेक्ट इनकम की बात करोगे, जो देखो सिंपली मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी कोर एक्टिविटी क्या होती है बिजनेसमैन की, गुड्स बेच देना। यस, यानी सेल से जो पैसा आएगा वो आपका डायरेक्ट इनकम बन गया। उसके अलावा जो भी आपको छोटा मोटा इनकम रिसीव हो रहा है ना, उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड से आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट, आपको कमीशन मिलता है अगर आप एजेंट बोल के काम करते हैं। यस, आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे सपोज आपने बैंक में एफडी कर दी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आता है, ये थोड़ी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रुको मैं बताता हूँ, एक फार्मा मेडिकल है, ठीक है, उनका उनका मेन कोर एक्टिविटी क्या है बेटा, मेडिसिन बेचना। तो मेडिसिन बेच के जो कमाएंगे, मतलब सेल करके, सेल जो है उनका मेडिसिन सेल करना, वो उनका क्या है, वो उनका है डायरेक्ट इनकम। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पैसे सेविंग होने की वजह से उन्होंने बैंक में एफडी किया और उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट कमा रहे, तो उनका क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। समझ रहे हो? कोर एक्टिविटी के अलावा अलग जो भी अदर जो इनकम होगा उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहें। डिविडेंड है, आज देख रहा हूं, आज का जो आप देखते हैं, आज का जो ट्रेंड है जो क्या है कि बहुत सारे बिजनेसमैन म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब शेयर्स में पैसे वहां पे फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको जो उसके ऊपर जो रेम्यूनरेशन आएगा उसे हम डिविडेंड कहेंगे। रेंट रिसीव होता है, छोटे मोटे और भी रिसिप्ट आते हैं, और प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट, जैसे मैं एग्जांपल अभी दिया था ना, 10 रुपए का एसेट है, 8 में बेचे तो लॉस हो गया, हम 12 में बेचे बेटा, तो 2 रुपए प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट आया तो क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जो इनडायरेक्ट इनकम है, मतलब यहीं से हमारा बन गया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। किस तरह से डिफाइन करोगे आप प्रॉफिट और लॉस को? लिख देने का, आ गया एक मार्क, वन सेंटेंस में आ गया एक मार्क में, इजी लिख देने का। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इंक्लूड indirect expenses as well as indirect income for finding out नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इतना ही लिखने का, ज्यादा लिखने का नहीं, वन सेंटेंस है तो वन सेंटेंस में भी आपको आंसर देने का है। यस बच्चा, तो हमने इस तरह से देखा कि
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे थोड़ा जाएंगे और हम डिस्कशन करेंगे हमारा लास्ट आज का कंटेंट, उसका नाम है असेट्स ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं कल से मत भूलिएगा, कल से जो लेक्चर समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इतना जो कंटेंट था सभी बच्चों को आता है। अगर आप 12th में है तो आपको इतना तो आता ही है। कल से जो होगा ना बच्चों, कल से होगा एडजस्टमेंट। यस, और आप ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, जब तक भाई जिंदा है आपको पढ़ा के देगा। ठीक है, मैंने एडजस्टमेंट की भी सुपर एडजस्टमेंट निकाल के उसका चार्ट बुक बनाया है, वो चार्ट बुक भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट के माध्यम से एक एक एडजस्टमेंट को कवर करते जाएंगे, फिर मैं आपको चार्ट बुक दे दूंगा, उससे आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक आगे बढ़ेंगे। डन बेटा, चलो सर हम बात करेंगे आज असेट्स और लायबिलिटी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं हम स्टार्ट करेंगे सोर्स के तरफ से। सोर्स मतलब जहां से पैसा आता है, पैसा आता है लायबिलिटी साइड से। ठीक है बेटा, पैसा आने के दो ही तरीके हैं, देखो एक तो खुद ऑनर कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे कि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। यस, तो पार्टनर जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसे हम कैपिटल कहेंगे। ठीक है बेटा, कैपिटल से पैसा आ गया। ठीक है, अगर कैपिटल से पैसा नहीं आया तो बोरोइंग करना पड़ेगा, मतलब आउटसाइडर से अपने को फंड्स लेना पड़ेगा, आउटसाइडर से अपने को गुड्स लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मतलब लायबिलिटी साइड में दो ही बातें हो सकती है, एक तो कैपिटल हो सकता है या आउटसाइडर हो गया, और जो आउटसाइडर हो गए से आप लायबिलिटी में। ठीक है, तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स, जो भी पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट, उसमें हम पढ़ेंगे बाद में मेथड्स ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल क्या होता है। ठीक है, बाद में हमने रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, आपको तो मालूम ही होगा, जब भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जाता है, 10 रुपए हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो उसका कुछ पोर्शन फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम आ गई या समस्या आ गई तो हमें बाजू में सेविंग के रूप में जो है हम क्या बना देते हैं, रिजर्व बना देते हैं। बहुत बड़ी कंसेप्ट है, इसे हम जस्ट ऐसे समझ लिया कि भाई रिजर्व क्या होता है, एक हमारा ही प्रॉफिट का जो पोर्शन है, मतलब प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन है, प्रॉफिट में का कुछ पार्ट बचा के हम एक रिजर्व बना देते हैं, उसका नाम होता है जनरल रिजर्व। ठीक है, बाद में प्रॉफिट और लॉस हो गया। कौन सा सर प्रॉफिट लॉस कैसा आता है, यहाँ पे आता है बेटा, अगर समझो सपोज ये प्रॉफिट लॉस है, आपको 10 रुपए प्रॉफिट हो गया और पार्टनर ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो एज इट इज प्रॉफिट लॉस इधर आके यहाँ पे रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कैपिटलाइज होगा, कैपिटल में प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे दिखेगा लोन और मॉर्गेज, मतलब अपने बोरोइंग ली और अपने एसेट्स अपने मॉर्गेज कर दी। ठीक है, बैंक लोन लिया आपने, लोन फ्रॉम पार्टनर्स लिया आपने, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है। यस, क्रेडिटर जो अपने को क्रेडिट पे क्या देते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। इनकम एडवांस, ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव हुई है लेकिन आपने उसकी सर्विस अभी तक नहीं दी। और प्रोविजन फॉर टैक्सेस, मतलब गवर्नमेंट के टैक्सेस अभी आपको भरना बाकी है, पेएबल है, जीएसटी हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल गेन हो सकता है, कैपिटल गेन इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है, आप सपोज समझ लीजिए ना, जीएसटी हो सकता है और आईटी हो सकता है। 12th में इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर एसेट की बात की जाए तो बच्चों देखो, एसेट क्या, एसेट डेफिनेशन क्या है कि सर ऐसे अमाउंट है जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म लेंगे तो उसे हम एसेट कहेंगे। ठीक है, सिंपली जैसे कि बिजनेस की रेपुटेशन हो गई, जिससे हम वैल्यू में वहां पे कंसिडर करेंगे तो उसे गुडविल कहा जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मोटर वैन, यस डिलीवरी वैन, एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है, लूज टूल्स, यस जो मशीनरी के जो पार्ट्स पार्ट होते हैं ना उसे हम लूज टूल्स कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट में क्या आ सकता है कि भाई आपने एफडी बना दी, आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेस करे, आपने दूसरी कंपनी में डिबेंचर्स परचेस करे, आपने दूसरी कंपनी में शेयर्स परचेस करे, ये आपका इन्वेस्टमेंट में गया।
बाद में स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब एक ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे किया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम, आपने सर्विस तो प्रोवाइड की लेकिन अब तक आपको पैसे रिसीव नहीं हो गए, तो आपकी वो एसेट ही फ्यूचर में रिसीव होगा। लोन ऑन एडवांसेस, आपने लोन दे दिया सामने वालों को, तो लोन ऑन एडवांसेस। क्लोजिंग का स्टॉक, इस साल का जो स्टॉक है जो अभी तक सोल्ड नहीं हुआ, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड जो स्टॉक है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे, जो हम फ्यूचर में बेचेंगे, तो हमारे एसेट। डेटर, लिस्ट ऑफ कस्टमर, जो कस्टमर से पैसे आना बाकी है उनकी लिस्ट, यानी सन्डे डेटर्स। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मतलब फायर की वजह से 11वीं में पढ़ते थे ना, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, उसमें पढ़ते थे इंश्योर गुड्स। तो इंश्योरेंस कंपनी जब भी आपका गुड्स डिस्ट्रॉय होते तो साथ ही साथ आपको क्लेम नहीं देती, तो 6-7 महीने बाद देती है, तब तक के लिए आप बता देंगे कि रिसीवेबल है, आना आना है, यानी हमारी एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, जो आपके दुकान में पैसे होते हैं हम कैश इन हैंड कहेंगे। जो बैंक बैलेंस होता है शॉप का, मैन्युफैक्चरिंग, किसी का भी बिजनेस का, उसे हम करंट अकाउंट, इन शॉर्ट में क्या है अपना ये करंट अकाउंट है, ठीक है। करंट अकाउंट बोलिए या सेविंग अकाउंट बोलिएगा, बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करते हैं और सेविंग अकाउंट भी होता है, ठीक है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये यहाँ पे क्यों आया है इसका हम डिस्कशन करेंगे, हमारा जो लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वहां पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो आई होप आपको समझा होगा, अगर नहीं भी समझा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो भी आपकी क्वेरी है मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये 3 लेक्चर्स जो है बेसिक थे, कल से जो लेक्चर होगा वो होगा एडजस्टमेंट्स के लेक्चर्स, जो आपको बहुत ही केयरफुली देखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।